हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नम्रता कृपलानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 11th का यूनिट 2। उसमें अपन पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले अपन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था और आज हम स्टडी करने वाले हैं एनोड रे। एनोड रेस कैसे डिस्कवर हुई वो हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए अपन को एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद अपन क्या देखेंगे, अपन ये देखेंगे कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो कैसे हो गई। ठीक है, अपने पहले पार्ट के अंदर जो अपना पहला पार्ट था इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो उसके अंदर अपन ने क्या देख लिया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही डिटेल में अपन ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था इस चीज़ को कि कैथोड रे कैसे डिस्कवर हुई थी, किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ था, उसको किसने डिस्कवर किया था ये बताओ। कैथोड रे को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। ये हमने उस पहली वाली वीडियो में ही अपना देख लिया है। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि चलो भाई कैथोड रे तो डिस्कवर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो हमने देख ली कि किस तरीके से हुई। और हम को स्टार्टिंग में ही मैंने ये बताया था कि अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों की डिस्कवरी देखने वाले हैं किस तरीके से होगी। तो इस चीज़ में अपन ने पहला अपना पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड और थर्ड पार्ट अपन को कंप्लीट करना है, जो अपन आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। और जिसको भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है ना, उसको प्रोटॉन की डिस्कवरी यानी एनोड रे एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो अपन पढ़ते हैं, अपना टॉपिक लगाते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अपना टॉपिक लगाते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, किस तरीके से एनोड रेज डिस्कवर हुई। तो देखो क्या होता है ना कि जब एनोड रे का एक्सपेरिमेंट हुआ ना, तो मैं कहूँगी कि जो एनोड रेज है ना वो किस तरीके से डिस्कवर हुई हैं, मतलब है ना उनकी डिस्कवरी कोई करना नहीं चाहता था, वो बाय चांस डिस्कवर हुई है। किस तरीके से डिस्कवर हुई है? वो बाय चांस डिस्कवर हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि बाय चांस कैसे डिस्कवर हुई? साइंस में कोई भी चीज़ बाय चांस कैसे डिस्कवर हो सकती है? तो देखो हुआ क्या था कि जब है ना जो हमारा थॉमसन है, जे थॉमसन है, उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी। ठीक है, तो साइंटिस्ट को ये तो पता था कि जो एटम होता है ना, जो कि एटम होता है ना, जो हर मैटर के अंदर प्रेजेंट रहता है, हर मैटर किसका बना हुआ होता है? एटम का बना होता है। ये चार चीज़ हमें पता है। ठीक है, तो उसको पता था कि जो एटम होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इस टर्म का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उतना का उतना नेगेटिव चार्ज जो है वो होता है। इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एटम के अंदर, जितने इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे, उतने का उतना ही क्या होगा? कुछ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ही जाकर एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। एटम के ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं डेवलप होगा, जो कि ये बात फैक्ट भी है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए उनको एक पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया। इसलिए कहा जाता है कि जो एनोड की डिस्कवरी है वो किस तरीके से हुई थी? बाय चांस डिस्कवर हुआ था ये। ठीक है, एनोड रेस जो है वो बाय चांस डिस्कवर हुआ था। अब क्योंकि भाई ये डिस्कवर हुआ है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट तो किया ही गया होगा, और क्योंकि ये बाय चांस डिस्कवर किया गया है तो इसका एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है ना वो कुछ हाई फाई सेटअप नहीं है या कुछ अलग सा सेटअप नहीं है। इसका जो सेटअप है वो सेम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जैसा ही सेटअप है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी क्या यूज़ करी गई होगी? इसके अंदर भी डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करी गई होगी। इसके अंदर भी डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करी गई होगी। इसके अंदर भी 10,000 वोल्टेज का क्या यूज़ किया होगा? बैटरी यूज़ किया गया होगा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोड्स यूज़ करे गए होंगे, जो कि किसके बने हुए होते हैं? मेटल के बने हुए होते हैं। इसके अंदर भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो है वो यूज़ करी गई होगी। इसके अंदर भी स्विच जो है वो यूज़ किया गया होगा। इसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो यूज़ करी होगी। ये सारा सेटअप किसके जैसा दिख रहा है तुम्हें? तुम खुद बता दो। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में अपन यही तो देख कर आए थे ना, यही तो देख कर आए थे। ये सब चीज़ें ही तो यूज़ करी गई थी। फिर अपन ने इनको देख कर अपन ने क्या करा? अपन ने अपना सेटअप रेडी करा, मतलब इसको किस तरीके से अरेंज किया गया होगा वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल जैसा अपन उसमें पढ़ के आए हैं बिल्कुल वैसा ही हमें बनाना है। ये देखो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब बना दिया, ये मैंने बाहर आउटलेट भी लगा दी है ताकि मैं प्रेशर को एडजस्ट कर पाऊँ। अपन ने वहाँ पे भी ये चीज़ देख कर आए हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मेटल के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो भी लगा दिए। इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया? इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और बहुत ही तगड़ी बैटरी यूज़ करी है, क्योंकि 10,000 वोल्टेज की बैटरी हमने यहाँ पर यूज़ करी है। और यहाँ मेरा स्विच है, की बना दी है मैंने, इसको की कहते हैं। 10th स्टैंडर्ड में अपन ने जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा था उसमें अपन देख के आए थे कि और स्विच इस तरीके से ही बनाया जाता है ना। अब यहाँ पर बात सुनना, एक और चीज़
सॉरी जो अपन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड कराना है उसको नेगेटिव से कनेक्ट कराना है। नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी से कनेक्टेड रहता है, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कह देते हैं एनोड। आई एम सो सॉरी, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैथोड कह देते हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है, सब उल्टा बोल रही हूँ, ठीक है। कैथोड बोलते हैं और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपन ने ये सब कुछ अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो सबका सब अपन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में पढ़ के आए हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो तुम्हें सीखनी है वो ये सीखो, इस एक्सपेरिमेंट को, इसका प्रोसेस कैसे किया उन्होंने, उनको कैसे पता पड़ा कि यार पॉजिटिव साइड से भी कोई रेज निकल रही है। पॉजिटिव साइड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, तो इसलिए उसको पॉजिटिव साइड बोल रही हूँ। तो ऐसा उन्होंने क्या किया जो उनको पता पड़ गया कि भाई है ना, जो पॉजिटिव साइड होता है ना बैटरी, सॉरी पॉजिटिव साइड जो होता है इलेक्ट्रोड का, वहाँ से भी कोई रेज निकल रही हैं। तो देखो क्या हुआ कि जब अपन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो उसके अंदर अपन ने एनोड कैसा यूज़ किया था। जब अपन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसके अंदर अपन ने एनोड कैसा यूज़ किया था, अपन ने एनोड जो था वो परफोरेटेड यूज़ किया था। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, छन्नी जैसा यूज़ किया था। छन्नी जो मम्मी घर में यूज़ करती है ना, छन्नी का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो ये हमारा इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर अपन ने क्या कर दिए, होल्स कर दिए, ताकि अगर कोई रे आए तो यहाँ से पास होकर निकल जाए और जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो अपन ने पीछे लगाई हुई होगी उसके ऊपर टकराए और हमें स्पार्क प्रोड्यूस होता हुआ दिखे। यही चीज़ हमने वहाँ पे करी थी। लेकिन अब यहाँ पे हमने कैथोड रे तो डिस्कवर कर चुकी है, ये तो हमको पता है कि कैथोड की तरफ से रेज निकलती हैं, उनको कैथोड रेज नाम देते हैं, ठीक है। और अभी हमारा मेन मुद्दा क्या है, हम एक्सपेरिमेंट किस लिए कर रहे हैं, हम लोग एनोड के लिए डिस्कवरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कैथोड को परफोरेटेड यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे कैथोड के ऊपर क्या बना देंगे, अपन छोटे छोटे होल्स बना देंगे, जिनको अपन अंग्रेजी में कैनाल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जैसे अब यहाँ पे अपना पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोसेस अपना स्टार्ट हो चुका है, अपन ने सब कुछ देख लिया है अभी तक, जो जो इन्होंने किया लिया सब देख लिया। अब अपन प्रोसेस देखते हैं। जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन किया, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन किया गया तो क्या देखा उन्होंने ये देखा कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो है उसके ऊपर स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको तुम ग्लो भी कह सकते हो या फिर ब्राइट स्पॉट भी कह सकते हो, इन तीनों नामों से तुम इसको बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस बार जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई कहाँ पे है, हमें एनोड रे की डिस्कवरी करनी है। हमें ये देखना है कि एनोड की तरफ से तो कोई रे नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली यार मैं कहाँ लगाऊंगी, कैथोड के पीछे ही तो लगाऊंगी ना, क्योंकि ये बात तो मेरी 100% श्योर है कि कैथोड से तो रेज निकलती है, हम इसका एक्सपेरिमेंट करके आए हैं। तो अगर अब एनोड की तरफ से कोई रे निकलेगी तभी तो यहाँ पर आएगी, जिंक सल्फाइड पर स्ट्राइक करेगी और क्या करेगी, स्पार्क प्रोड्यूस करेगी। और अगर ऐसा होता है तो हम श्योर हो जाएंगे कि एनोड की तरफ से कोई रेज निकल रही है। और इस चीज़ की हमको श्योरिटी मिल भी गई, क्योंकि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किया, यहाँ पर याद रखना प्रेशर जो है वो डिक्रीज ही है, 10⁻² से 10⁻6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यहाँ पर यूज़ किया गया है, जैसा वहाँ पे यूज़ किया गया था। क्योंकि जब 1 atm प्रेशर पे हम लोग ये काम कर रहे थे तब किसी को भी कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को मिली ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पर भी प्रेशर को हमें डिक्रीज़ ही करना पड़ा और यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन गैस ही ले रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने देखी कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किया, प्रेशर को डिक्रीज़ किया, तो जिंक सल्फाइड के ऊपर एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। अब भाई जिंक सल्फाइड तो कैथोड के पीछे है, कैथोड थोड़ी ऐसे मुड़ के पीछे जाएगी, वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हम ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि कैथोड रेज क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। तो इससे उनको पता पड़ गया कि एनोड की तरफ से ज़रूर कोई रे आ रही होगी, एनोड की तरफ से ज़रूर कोई क्या हो रही होगी, रे आ रही होगी, जो कि जिंक सल्फाइड के ऊपर टकराई और टकराने के बाद वहाँ पे स्पॉट प्रोड्यूस कर दिया उसने। इसलिए उस रे को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एनोड रे का नाम दे दिया है। अभी तक बहुत ही सुपरफिशियल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी डिटेल टॉक करनी बाकी है, ठीक है। तो एनोड रे की इस तरीके से डिस्कवरी हुई कि एनोड की तरफ से कोई रे आ रही है जो कि कैथोड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और क्या हो रहा है, जिंक सल्फाइड के ऊपर जाके जैसे ही वो स्ट्राइक करती है तो एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करती है। तो उसको क्या नाम दे दिया गया, उसको नाम दे दिया गया, एनोड रे का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से एनोड रे की डिस्कवरी हुई। अब जिस तरीके से इन्होंने कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, उस तरीके से इन्होंने एनोड रे की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने की भी कोशिश करी, एनोड रे की प्रॉपर्टीज़ को भी ढूंढने की, समझने की कोशिश करी। और जब इन्होंने समझने की कोशिश करी तो उन्होंने ये देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एनोड और कैथोड रेस के अंदर सिमिलर है, और बहुत कुछ चंद चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें हैं जो कि कैथोड और एनोड रेस को एक दूसरे से क्या करती हैं, अलग करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिमिलर चीज़ें हैं ना, पहले वो बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये देखा कि ना, जब
एनोड रे के केस में उन्होंने ये देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जहाँ से एनोड रेज आ रहे हैं, यहाँ से आ रही थी ना पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे अगर इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसकी क्या बन रही थी, शेडो बन रही थी। और बताओ इस केस में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ की शेडो बनाता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो अपन क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इससे अपन ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो हमारी एनोड रेज है, जो हमारी एनोड रेज है, बताओ क्या बोलते हैं अपन इस केस में, कि वो ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सीधा चलती हैं, वो कभी इधर उधर नहीं जाती हैं, अपने रास्ते से भटकती नहीं हैं, ठीक है। तो कैथोड रेज की तरह जो एनोड रेज होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ये उन्होंने पहली प्रॉपर्टी डिस्कवर करी और ये बिल्कुल कैथोड रे जैसी ही है, कैथोड रे भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट उन्होंने प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया वो ये किया कि भाई जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने कोई पैडल व्हील रखा और यहाँ से एनोड रेज आ रही हैं, तो ये पैडल व्हील को उन्होंने क्या कर दिया, पैडल व्हील को क्या कर दिया, तुम खुद बता सकते हो अब तो, पैडल व्हील को उन्होंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, उसको घुमा दिया। तो इससे क्या पता पड़ा था उस केस में, कैथोड रेज में क्या पता पड़ा था। देखो अगर कंपैरेटिव स्टडी करोगे ना तो क्या होगा, तुम्हें समझ आएगी चीज़ें और तुम्हारे को लर्न करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ पे कंपैरिजन करके ही पढ़ रहे हैं, वो भी रिविजन हो रहा है और इसका भी समझ में आ रहा है। तो जो पैडल व्हील को रोटेट करने का मतलब ये है कि जो एनोड रेज, तो चलो पता है एनोड रेज आ रही हैं, एनोड रेज आ रही हैं, लेकिन अब क्योंकि उसने पैडल व्हील को रोटेट कर दिया तो उसका मतलब ये है कि एनोड रे जो है वो किसी मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है, वो किसी मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है जिसका मास है और उसके पास कोई वेलोसिटी भी है। तो जैसे ही सपोज करो ये मटेरियल पार्टिकल ये है जिससे एनोड रे बनी हुई है, तो जैसे ही ये पैडल व्हील को टकराया, ठीक है, जैसे ये पैडल व्हील को टकराया तो इसके पास मास था, जिससे पास मास होने की वजह से उसके पास स्ट्रेंथ आई और वेलोसिटी थी, मतलब वो किसी स्पीड से चल रहा था। और जब कोई चीज़ चल रही होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं होती है। तो जैसे ही वो इससे टकराया तो उसने अपनी एनर्जी को थोड़ा पैडल व्हील को दे दिया, जिसकी वजह से वो क्या करने लग गया, रोटेट करने लग गया। तो सेकंड जो अपने पास प्रॉपर्टी ये आ गई एनोड रेज की कि वो मटीरियल पार्टिकल की जो है वो बनी हुई रहती है, सही बात। अब तीसरा जो अपन ने पॉइंट ये देखा, तीसरा पॉइंट अपन ने ये देखा कि जब मैं एनोड की तरफ, मैं एनोड रे नहीं बोल रही हूँ, जो अपना एनोड था ना पॉजिटिव टर्मिनल, क्या था, एनोड इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको अपन एनोड कहते हैं ना। तो उसकी तरफ जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, क्या अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि यही डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो सपोज करो यहाँ ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, यहाँ मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, और यहाँ से हमारी एनोड रेज आ रही हैं। तो उन्होंने ये देखा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि भाई ये जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो जो एनोड रेज हैं वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये देखो इस तरीके से वो क्या करे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव साइड है ना वो उस तरफ से जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एनोड रेज होती हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तभी तो वो क्या कर रही हैं, हमें पता है कि जो अपोजिट चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, जो अपोजिट चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो एनोड रेज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, सॉरी नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। तो डेफिनेटली एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होगा, एनोड रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अपन ने सेकंड पॉइंट में देखा कि जो एनोड रेज है वो मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है जिसका मास और वेलोसिटी है, और थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि जो एनोड रेज है उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब इन सेकेंड और थर्ड पॉइंट को मिलाकर मैं एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि जो एनोड रेज होती हैं ना, एनोड रेज जो होती हैं वो मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई होती हैं। ये बात मुझे पहले से ही पता थी, ठीक है, अपन ने अभी देख ही ली। मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई होती हैं जिन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उनके पास मास भी होता है और उनकी वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से उनके पास मोमेंटम भी होता है। अब ये मत कहना कि मैम मोमेंटम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मोमेंटम जो होता है उसको P से डिनोट किया जाता है और मोमेंटम जो है वो m/v होता है, ठीक है। तो जिसके पास मास और वेलोसिटी है उसके पास मोमेंटम होना तय है। और एनोड रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिविएट करी और उनके पास मास और वेलोसिटी होती है। अब ये सब तीनों जो पॉइंट तुमने पढ़े ना,
ये ऑलमोस्ट सिमिलर थे कैथोड रेज की तरह, मतलब जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में पढ़े वैसे के वैसे अपन ने एनोड रेज में पढ़ लिए। अब बात क्या है, अब बात ये है कि अब अपन चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जहाँ पे मेन बात आती है अपन को समझने की, सीखने की, नोट करने की। देखो अपन ने जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो उसके अंदर अपन ने ये बोला था कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो E/m रेशियो रहता है, E/m रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलवेज़ क्या रहता है, ऑलवेज़ क्या रहता है, सेम रहता है, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, कांस्टेंट रहता है। ऑलवेज सेम रहता है या ऑलवेज़ कांस्टेंट रहता है, भले तुम कोई भी गैस ले लो, भले तुम कोई भी गैस ले लो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, सॉरी गैस के अंदर एक ऐसा आता है, कोई भी गैस ले लो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मैं ये सेम चीज़ एनोड रे के लिए बोल सकती हूँ क्या? मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, क्या मैं ये सेम चीज़ एनोड रेस के लिए बोल सकती हूँ क्या? तो मैं बोलूँगी नहीं बोल सकती हूँ, मैं बोलूँगी कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। तो तुम मुझसे पूछोगे कि मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप है ना ऐसा उसको क्यों बदल दिया, यहाँ पे ये पॉइंट कैसे चेंज हो गया, मुझे इसका रीज़न बताओ, हमें समझाओ। तो मैं कहती हूँ कि मैं अभी समझाती हूँ। कैसे समझाऊँगी? देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 3 डिस्चार्ज ट्यूब ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। यहाँ पे एक जगह मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, जैसे मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में अपन ने ली थी, और सेकंड में मैंने क्या ले लिया, अपन ने ऑक्सीजन गैस ले ली, और थर्ड में मैंने क्या ले ली, नाइट्रोजन गैस ले ली, ठीक है। अब देखो, अब समझना थोड़ा सा, देखो कैथोड रे जो है, मैंने तुम्हें ये बताया था, कैथोड रे जो है वो क्या करवा देती है, आयनाइजेशन करवा देती है, ठीक है। आयनाइजेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को आउट करवा देती है, किस में से, एटम में से करवा देती है। तो जैसे अपन ने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था, जैसे हाइड्रोजन है तो पहले वो उसको किस में चेंज करेगी, हाइड्रोजन के एटम्स में बदलेगी, हाइड्रोजन के एटम्स में बदलेगी। हाइड्रोजन गैस है, और गैस क्या है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। जब 2 एटम्स मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो सबसे पहले कैथोड रे ने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को उसके एटम में बदला, एटम में बदलने के बाद उसको किस में चेंज कर दिया, उसका आयनाइजेशन करवा के उसको H+ में चेंज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल दिया। ये बात तुम कैथोड रे में पढ़ के आए थे। और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या बनाने में मदद कर रहा था, हमारी कैथोड रे बनाने में मदद कर रहा था। ये चीज़ थी कि नहीं थी, ये चीज़ थी ना, कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कैथोड रेज बनाते हैं। ये बात हमको पता है, अभी तक हमको ये चीज़ें पता है। अब मेरी बात सुनना, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बना है ना, यही तो क्या बना रहा है, यही तो हमारी एनोड रे बना रहा है, यही तो हमारी एनोड रे बना रहा है यार, यही हमारी एनोड रे बना रहा है। समझ रहे हो? जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था वो हमारी कैथोड रे बना रहा था, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो एनोड रे बना रहा है। जब मैंने कैथोड रे की बात करी थी ना, तो मैंने कहा था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ से आ रहा है, 2 जगह से आ रहा है। एक तो अपने इलेक्ट्रोड के मटेरियल से आ रहा है, जो कैथोड पार्ट है ना, वो जो कैथोड बना हुआ है इलेक्ट्रोड के मटेरियल से आ रहा है, ठीक है। और हमारे गैस के आयनाइजेशन की वजह से आ रहा है, हमारे गैस के आयनाइजेशन की वजह से जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तुम खुद देखो ना, यहाँ पे गैस थी, उसका आयनाइजेशन हुआ, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर निकले, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही तो क्या बनाते हैं, कैथोड रेज बनाते हैं। तो आयनाइजेशन से बनी, और पहले स्टार्टिंग में तो आयनाइजेशन हुआ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तब तक क्या हुआ, तब तक हमारा जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल था ना, जो हमने इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ किया था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे। लेकिन अगर ये मैं सेम चीज़ तुम्हें एनोड रे के लिए समझाऊँ, ये सेम चीज़ अगर मैं तुम्हें एनोड रे के लिए समझाऊँ, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम उसमें ये चीज़ फॉलो नहीं होती है, उसमें ये चीज़ फॉलो नहीं होती है, क्योंकि एनोड जो रे होती है वो किसकी बनी हुई होती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है, जिसका नाम क्या है, गैस के आयनाइजेशन की वजह से आ रहा है। और ये भी गैस का आयनाइजेशन कर कौन रहा है, ये कैथोड रे कर रही थी, ये कैथोड रे ने कर दिया, ठीक है। कैथोड रे ने करा आयनाइजेशन, उसकी वजह से हमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी मिला और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी हमें देखने को मिला था। सो हम यहाँ पे, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि जो एनोड रेज हैं वो बनती कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनती हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ से आता है, जो कैथोड रेज गैस का आयनाइजेशन करती है ना, तो उस गैस के आयनाइजेशन की वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी बनता है जो कि कैथोड रे बनाता है, और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनता है जिससे हमारी क्या बन जाती है, अपनी एनोड रे बन जाती हैं, ठीक है। अब इनका डिस्कशन पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, E/m रेशियो से। मैं ये तुम्हें पूछ रही थी कि E/m रेशियो जिस तरीके से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का था वो बिना वो गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, E/m रेशियो सारी गैसेस के लिए सेम था फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए जो E/m रेशियो है वो गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, भले हम कोई भी गैस ले लें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी ले लें। लेकिन क्या ये सेम चीज़ मैं एनोड रेस के लिए बोल सकती हूँ क्या? तो उसके लिए मैंने तुम्हें ये बोला कि तुम 3 गैसेस ले लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस ले लो,
ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इन तीनों गैसेस के लिए E/M रेशो निकालने की कोशिश करते हैं। ये मेरी हाइड्रोजन गैस है, ये मेरी नाइट्रोजन गैस है और ये हमारी ऑक्सीजन गैस है। ठीक है। अगर हाइड्रोजन गैस है तो सबसे पहले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम में टूटेंगे, ये मैंने तोड़ दिया। सिमिलरली एटम में टूटने के बाद वो H+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। उसी तरीके से नाइट्रोजन किस तरीके से टूटेगा, पहले मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट होगा और जो एटम है वो किस में चेंज हो जाएगा, उसका आयनाइजेशन करवा देगी कैथोड रेज और वो किस में चेंज हो जाएगा, +3 और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो भी कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन -+2 और इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आयनाइजेशन इनका हो गया। आयनाइजेशन होने के बाद अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। मतलब मैं जिनको सर्कल कर रही हूँ अपन उसी की बात कर रहे हैं। हमें नेगेटिव चार्ज से अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, अपन एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो चलो E/M रेशो निकालते हैं। अच्छा, E का मतलब क्या होता है, चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव तो है लेकिन कितना, 1 2 3 4 कितना है, यहाँ पे +1 चार्ज है, लिख दिया। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 नहीं होता है। नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं E/M, उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 और मास नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। ऑक्सीजन का देखो चार्ज कितना है यहाँ पर 2 और मास उसका कितना होता है, 16 होता है। तो तुम यहाँ पे खुद देख रहे हो कि जैसे ही मैं गैस को बदल रही हूँ, जैसे ही गैस जो है वो चेंज हो रही है, उस हिसाब से क्या हो रहा है, E/M का जो रेशो है वो भी क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है, तुम लिख लो अच्छे से, कि जो E/M रेशियो होता है फॉर एनोड changes with the nature of gas taken inside a discharge tube. Nature of gas taken inside a discharge ट्यूब। ठीक है। अगर तुम गैस बदलोगे तो E/M रेशो जो है वो भी चेंज होता चला जाएगा। गॉट इट। ठीक है। ये तुम्हारा पहला नोट पॉइंट हुआ। अब अपन ने 4th पॉइंट डिस्कस किया था, आई थिंक, एक सेकेंड रुकना, हाँ, E/M रेशो वॉज द 4th पॉइंट। अब 5th पॉइंट भी अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। 5th पॉइंट ये है कि अगर मैं गैस को बदलती जाऊंगी, गैस को अगर मैं चेंज करती जाऊंगी तो उससे क्या होगा, जो चार्ज होगा ना वो भी चेंज होता जाएगा। चार्ज जो क्या होगा वो भी चेंज होता जाएगा। यार तुम यहाँ पे खुद देख लो, हाइड्रोजन को किया तो +1 चार्ज आया, नाइट्रोजन यूज़ करी तो 3 का चार्ज आया, ऑक्सीजन यूज़ करी तो 2 का चार्ज आया। तो उस हिसाब से जब अपन गैस को चेंज करते हैं तो चार्ज भी चेंज होता है और मास भी चेंज होता है, मास भी चेंज होता है। तभी तो E/M चेंज हो रहा है ना, तभी तो E/M चेंज हो रहा है ना। तो देखो एनोड रेस के केस में जैसे जैसे तुम गैस को बदलोगे चार्ज चेंज होगा, मास चेंज होगा, जिसकी वजह से E/M जो है वो भी चेंज होता चला जाएगा। ठीक है। ये अपना हो गया। अब तुम एक और नोट पॉइंट डालो, यहाँ पर एक और नोट पॉइंट डालो। देखो नोट पॉइंट क्या है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बस ठीक है नॉलेज के लिए है। हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन के केस में जब कैथोड रे इसको आयनाइज कर लेती है तो ये H+ और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है, जो कि H+ और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है। तो हाइड्रोजन के केस में ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बना है ना, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बना है ना, इसको बताऊँ क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटॉन। इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन। और क्योंकि सबसे पहले ना अपन ने हाइड्रोजन गैस को यूज़ करके ही एनोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए अपन उसको प्रोटॉन रे भी कह सकते हैं। अपन एनोड रे को क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन रे भी बोल सकते हैं, या फिर अपन उसको कैनाल रे भी कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से अपन को इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमें पढ़ना है वो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। इसमें कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी सी डिस्कवरी है। इसको डिस्कवर किया था, सबसे पहले बात करते हैं किसने डिस्कवर किया था। इसको चैडविक ने डिस्कवर किया था। और किस तरीके से डिस्कवर किया था, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सपेरिमेंट। क्या किया था उसने क्या लिया था, 2 एटम्स जो है ना, एक एटम को एक रे से कोलाइड करवा दिया, मतलब उन दोनों के में भिड़ंत करवा दी अगर अपन हिंदी लैंग्वेज यूज़ करें। ठीक है। तो उसने किया क्या था, उसने एक बेरिलियम का एटम लिया, क्या लिया, एक बेरिलियम का एटम लिया। ठीक है। और उसको अल्फ़ा पार्टिकल, किससे, अल्फ़ा पार्टिकल की एक रे से उसको क्या करा दिया, बॉम्बार्ड करवा दिया, मतलब भिड़ंत करवा दी इन दोनों की, झगड़ा करवा दिया इन दोनों के बीच में। ठीक है। तो उस आगे कुछ भी बोलूँ उससे पहले देख लेते हैं कि बेरिलियम एटम के बारे में तुम जानते क्या हो। तुमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन करके ऐसे पूरा आर्गन तक पढ़ा है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कौन से नंबर पे आया, 4 नंबर पे। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 4 और उसका जो मास होता है वो कितना होता है, 9।
ठीक है, मास कितना होता है उसका 9 होता है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है ये तुम जानो। अल्फ़ा पार्टिकल जो है एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, उसके ऊपर चार्ज होता है +2 का। कितना चार्ज होता है? +2 का चार्ज होता है। और उसका जो मास होता है वो क्या होता है? 4u का मास होता है। मतलब 4 u क्या? u AMU, u एक ही बात है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। सब पढ़ के आए हैं, नाइन्थ क्लास में सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो 4u उसका मास होता है। तो जैसे ही उसने बेरिलियम एटम को अल्फ़ा पार्टिकल के साथ उसकी भिड़ंत करवाई, उसको कोलाइड करवाया, इन दोनों को एक दूसरे से बॉम्बार्ड करवाया, तो उसने ये देखा प्रोडक्ट साइड में, उसने ये देखा कि उसको 2 पार्टिकल्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? 2 पार्टिकल्स मिल रहे हैं। उसमें से एक पार्टिकल को तो ये जानता था, क्योंकि एक पार्टिकल उसको मिला कार्बन का एटम। एक क्या पार्टिकल मिला उसको? कार्बन का एटम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास क्या होता है? 12। ये हम जानते हैं। और एक दूसरा पार्टिकल मिला जो उसने कभी जिसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, ठीक है, वो जानता नहीं था, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल जब उसने उसको स्टडी किया ना, तो दूसरे पार्टिकल में उसने ये देखा कि उसके पास चार्ज तो कुछ नहीं है, चार्ज तो उसके पास 0 है, चार्ज तो उस दूसरे वाले पार्टिकल के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसका जो मास है ना वो क्या है? 1u के बराबर। 1u उसका मास है। और उसने उसको नाम क्या दे दिया? न्यूट्रॉन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन नाम दे दिया, क्योंकि वो न्यूट्रल था, उसके ऊपर चार्ज कुछ था ही नहीं, 0 चार्ज था। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, उस पर 0 चार्ज था, लेकिन उसका मास अच्छा खासा था, 1u। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा इसके पास मास था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक और चीज़ तो समझने की है, वो ये देखो कि अपन देखो कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बता रही हूँ। देखो अपन ने ना कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास जो है हम पढ़ कर आए हैं ये चीज़ अपनी लोअर क्लासेस के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो यहाँ पे मास कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो मास यहाँ पे टोटल रिएक्टेंट साइड में जो रिएक्टेंट स्पीशीज़ है, ठीक है, उसके अंदर देखो मास कितना है? 4 इसका और 9 इसका। 9 + 4 कितना हुआ? 13 हुआ मास, ठीक है। और यहाँ पर देखो 12 और 1 हो गया 13। मास कंजर्व है, ठीक है। चार्ज देखो, चार्ज यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर है 4। एटॉमिक नंबर 4 है, तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो, यहाँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लो। मतलब इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं और प्रोटॉन्स भी क्या है? बेरिलियम के पास 4 हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर उसके पास मास 4 है, ठीक है। मास उसके पास कितना है? 4 है, लेकिन चार्ज उसके पास क्या है? +2 का। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर? बताओ मुझे। चार्ज अगर +2 है तो मतलब इसके पास चार्ज किसकी वजह से डेवलप हो सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो प्रोटॉन्स की वजह से। तो मतलब यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। और यहाँ पर एटॉमिक बेरिलियम के केस में उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को मिला लो तो टोटल चार्ज पता पड़ जाएगा। टोटल चार्ज कितना हो गया? 4 + 2 6। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 आ गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर भी देखो चार्ज यहाँ पे भी कंजर्व है, मास भी कंजर्व है, चार्ज भी कंजर्व है। मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल सही तरीके से गया है, क्योंकि इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो फॉलो हो रहा है। ऐसे ही नहीं उसने ऐसे ही नहीं इस स्पीशीज़ के ऊपर चार्ज 0 लगा दिया। देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मास सब फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ? चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। अब तुम ये देखो कि अपन ने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों की डिस्कवरी जो है वो पढ़ ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर अपन ये देखेंगे कि भाई ये सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर तो हो गए, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवरी तो हमने देख ली। अब साइंटिस्ट को ये बहुत ज़्यादा होने लग गया कि भाई अब उनको ये बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा हो गई कि भाई इतनी छोटा सा तो एटम है, उसके अंदर और तुमने 3 चीज़ें डाल दी है। अब ये देखना चाहते थे कि ये तीनों चीज़ें एटम के अंदर किस तरीके से क्या हो रखी हैं? अरेंज हो रखी हैं। तो इस अरेंजमेंट को देखने के लिए क्या हुआ? बहुत सारे अलग अलग मॉडल आए। क्या है? बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉडल्स आए और बहुत ही बढ़िया बढ़िया मॉडल्स आए, ठीक है। तो वो अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में मॉडल कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।